हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसी अंतर्गत हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था जो आपका होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था और आज का आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। चैप्टर आप लोग के लिए छोटा है, स्कोरिंग है और साथ ही में ईजी भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में अपना जो परीक्षा देंगे उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जो भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग की इच्छा है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा। आप लोग देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक, पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सस्ते में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप एक बार ज़रूर विजिट करें और सभी चीज़ों को देख लें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ना लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी चीज़ों का नोट्स मिलेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, इसमें हमारा 10वां चैप्टर चला था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पिछले वीडियोस में भी कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि सभी चीज़ों को अगर आप लोग शुरू से ही क्लियर करते हुए चलेंगे तभी जा करके आपको आगे की भी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो सभी वीडियोज़ को आप लोग ध्यान से देखें, अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएँ। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे फिर आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी, फिर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है वाहित मल उपचार में कह सकते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक, ये चीज़ हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। यानी कि जो आपका वाहित मल होता है, जैसे कि पानी वगैरह में जो इंसानों का जो मल होता है, कस्बों वस्बों से निकलता है, घरों से निकलता है, तो उनको किस प्रकार से हम लोग स्वच्छ कर सकते हैं, यानी कि जो जल होता है वो किस प्रकार से स्वच्छ कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से, यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखी गई है, बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकला मनुष्य का मल व नालियों में बहता गंदा पानी वाहित मल कहलाता है। तो वाहित मल क्या कहलाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो बहुत बड़े बड़े कस्बे होते हैं और जो शहर होते हैं उनमें क्या होती है, नालियाँ बनी होती हैं और नालियों में ही जो मनुष्यों का मल बहता है, साथ ही में नालियों में बहता जो गंदा पानी है उसे ही हम लोग मल कहते हैं। ठीक, उसी को हम लोग वाहित मल कहते हैं। और इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में डालना हानिकारक होता है। ठीक, होता यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी वाहित मल है, अब उससे हम लोग क्या करेंगे, नदी या झरने में गिरा देंगे तो क्या होगा कि जो नदी होगा या झरना होगा उसका पानी भी दूषित हो जाएगा और किसी के उपयोग लायक नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि क्या क्या रीजन होते हैं, हानिकारक क्यों होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है जो जल को दूषित करती है। यानी कि पहला पॉइंट तो यही है कि जो अगर हम लोग वाहित मल को किसी भी झरने या फिर नदी में गिराएंगे तो वो क्या करेगा, जल को दूषित कर देगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि इसमें रोगजनक जीवाणु होते हैं। ये चीज़ भी ध्यान देना है कि जो गंदगी होती है उसमें क्या होते हैं, रोगजनक जीवाणु होते हैं जो क्या करेंगे, आपके जो जल होगा उसे दूषित कर देंगे। अगला पॉइंट है आपका कि इसमें हानिकारक भारी धातु अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गए 3 पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो आपका अगला पॉइंट होता है वो आपका होता है कि वाहित मल जो होता है वो जलाशयों को भी प्रदूषित कर देता है। यानी कि जो जलाशय होते हैं, बहुत सारे गाय वाय उनका उपयोग करते हैं पानी वगैरह पीने के लिए, तो वो जो जलाशय होता है उसे भी ये लोग प्रदूषित कर देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं और उनके उपयोग लायक नहीं रहते हैं। ठीक, अगर वो उनका उपयोग करते भी हैं तो उनको कह सकते हैं बीमारी हो जाती है, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए शहरों में वाहित मल को उपचारित करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो आप लोग की टंकी वगैरह रखी रहती है शहरों में, तो वही यही चीज़ करने के लिए लगाई गई है ताकि जो आपका गंदा पानी उसे स्वच्छ करके ही आपको उपचार में दिया जाए। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि शहरों में जो वाहित मल होते हैं उनको उपचारित करने के लिए, उनको उपचार करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने के काम आते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो पानी प्रदूषित हो जाता है उसे स्वच्छ करके पुनः उपयोग करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई वाहित मल के बारे में। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका उपचार किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो वाहित मल है उसको उपचार करके हम लोग उसे स्वच्छ कैसे बना सकते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है कि यही है आपका हेडिंग कि वाहित मल उपचार के लिए 2 चरण होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो आपका वाहित मल उपचार होता है उसमें 2 चरण शामिल होते हैं, यानी कि 2 चरणों में ही आपका वाहित मल जो होता है उपचारित किया जाता है। ठीक, जिसमें पहला चरण होता है जिसे हम लोग प्राथमिक चरण कहते हैं या फिर कह सकते हैं प्राथमिक उपचार जो होता है, इसमें वाहित
वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें क्या होंगे, दो जो आपकी विधियाँ होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। पहला आपका होता है निस्यंदन, जिसे हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं, और दूसरा होता है आपका अवसादन, जिसे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका वाहित मल होता है उसको हम लोग उपचार में दो विधियों का उपयोग करते हैं प्राथमिक उपचार में। पहला आपका विधि होता है निस्यंदन और दूसरा होता है अवसादन। अब इनका उपयोग किस लिए करते हैं उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो होता है क्या, विधि का उपयोग कर बड़े बड़े ठोस कणों को अलग किया जाता है। ठीक, यानी कि निस्यंदन और अवसादन विधि का उपयोग करके हम लोग बड़े बड़े जो ठोस कण होते हैं उनको हम लोग पानी से अलग करते हैं। ठीक, इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। सबसे पहला चरण जो होता है उसे अब हम लोग समझ लेते हैं। तो आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो आपका जो जल होता है उसमें जो तैरते हुए जो कूड़े करकट होते हैं उनको अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद फिर जो ग्रिट होते हैं अर्थात जो छोटे पत्थर व फिर मिट्टी के कण होते हैं को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। यानी कि क्या होता है, निस्यादन द्वारा जो होता है वो कूड़े करकट जो तैरते हुए होते हैं उनको हटाया जाता है, और फिर उसके अंदर जो कह सकते हैं जो छोटे छोटे जो कण होते हैं पत्थर होते हैं उनको निकालने के लिए अवसादन द्वारा उपयोग किया, यानी कि अवसादन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वह प्राइमरी स्लज कहलाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो ठोस जो आपका जल के नीचे बैठ जाते हैं उसे हम लोग प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो आपका तैरता हुआ कह सकते हैं कि जो ठोस जो तैरता है जो भी तैरता है उसे हम लोग प्राथमिक बहिस्राव कहलाता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो ठोस नीचे बैठ जाते हैं उसे हम लोग प्राइमरी स्लज कहते हैं, और तैरता जो होता है उसे हम लोग प्राथमिक बाह्य स्राव कहलाता है। ठीक, अब प्राथमिक इफिएंट को हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्राथमिक उपचार जो होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलेंगे द्वितीय उपचार के बारे में। अब वहाँ पर समझेंगे कि जब आप लोग कह सकते हैं जो प्राथमिक इफिएंट होता है उसे हम लोग प्राथमिक सेटलिंग टैंक से जब द्वितीय उपचार में भेजते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब हम लोग उसे समझ लेते हैं। ठीक, तो द्वितीयक उपचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो आपका बहिस्राव होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, वायवीय टैंकों से ले जाएंगे और साथ ही में इसे किसी यंत्र के द्वारा हिलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका बहिस्राव होगा उसमें पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थों को वायवीय जीवाणु अपघटित कर देते हैं। ठीक, होता यह है कि उसमें क्या होते हैं, वायवीय जीवाणु होते हैं जो इन सभी चीज़ों को कह सकते हैं खा लेते हैं या फिर कह सकते हैं अपघटित कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जब खाएंगे तो उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो और झुंड बना करके और उसे भी खाएंगे और जितनी भी गंदगी होगी वो सभी गंदगी को खा लेंगे। ठीक, तो क्या होगा कि उससे भी पानी आपका साफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका जीवाणु होता है यानी कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो आप लोगों के लिए वाहित मल के उपचार में सहयोगी होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो उसमें अगली लाइन क्या है कि जिससे जीवाणु की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है और ये झुंड बना लेते हैं, जिसे हम लोग उर्णक या फिर फ्लॉक्स कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो झुंड बना लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उर्णक कहते हैं या फिर फ्लॉक्स कहते हैं। और यही जो फ्लॉक्स होते हैं ये आपकी जो बहिस्राव को होता है उसे पूरी तरीके से खा लेते हैं और खाने के साथ ही उनकी जो संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। जो कवक के तंतु होते हैं वो जीवाणु के साथ मिलेंगे और ऊर्जा निर्मित करेंगे और इस प्रकार कार्बनिक को ये जीवाणु तेजी से कम करते हैं। यानी कि जो कार्बनिक जो चीज़ें होती हैं उसमें वाहित मल में वो सभी चीज़ें क्या करते हैं, जीवाणु बहुत तेज़ी से कम करने लगते हैं। इसके कारण जो बहिस्राव होता है उसकी बीओडी जो होती है वो घटने लगती है। अब ये बीओडी क्या होता है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बीओडी जो होती है वो ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग की जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि बीओडी जो होती है वो ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में ज़्यादा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उतना ज़्यादा प्रदूषित होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना ही ज़्यादा आपका बीओडी होगा उतना ही ज़्यादा आपका पानी प्रदूषित होगा, और पानी में जितना ही बीओडी आपका कम होगा उतना ही आपका पानी कम गंदा होगा, यानी कह सकते हैं कि कम प्रदूषित होगा। और अगला पॉइंट है आपका कि यही चीज़ लिखी गई है कि जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव निस्यादन टैंक में भेज दिया जाता है। यानी कि जब बहिस्राव का जो बीओडी होता है वो कम हो जाएगा तो जो बहिस्राव होगा उसे निस्यादन टैंक में भेज दिया जाएगा, और इस अवसाद को हम लोग सक्रियत आपंक कहते हैं। यानी कि जो ये अवसाद होता है, बहिस्राव होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियत आपंक कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, अब अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग समझते हैं कि वायवीय टैंक में वापस थोड़े से सक्रियत आपंक
को भेजा जाता है या निवेश द्रव्य की भांति कार्य करता है। अब होता यह है कि जैसे कि आप लोग दही जमाने के लिए जामन का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें क्रिया करके दूध को दही बना देते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, सक्रिय जो अपंक होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो आपके जीवाणु पाए जाते हैं यानी कि फ्लॉक्स जो पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, इसमें निवेश द्रव्य की भांति उपयोग करते हैं। और जैसे ही हम लोग सक्रिय अपंक को इसमें डालते हैं तो क्या होगा, उसमें भी इसी प्रकार से क्रिया होती है और जितने भी जीवाणु होते हैं फिर से निर्मित हो जाते हैं और उनका जो कार्य होता है कार्बनिक पदार्थों को खाने का, वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो बचे हुए सक्रिय अपंक को अवायवीय टैंक में प्रवेश कराया जाता है और अवायवीय टैंक को अवायवीय अपंक संपाचित्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अवायवीय जीवाणु अपंक को विघटित करने का कार्य करते हैं। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व फिर CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो अपघटन होता है तो उससे 3 प्रकार की गैसें प्राप्त होती हैं, जिसमें पहला होता है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा और तीसरा होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपघटन से प्राप्त होती है। इससे बायोगैस या फिर कह सकते हैं गोबर गैस बनती है। अब इस गोबर गैस का क्या उपयोग होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। वैसे भी इसका टॉपिक एक अलग से होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हम लोग जान ले जाते हैं। तो इस गैस का उपयोग रोशनी करने व फिर खाना बनाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषकों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे अब किसी भी नदियों या फिर झरनों में डाला जा सकता है। ठीक, यानी क्या होता है कि पानी स्वच्छ हो चुका है, अब इसे हम लोग नदियों या फिर झरनों में डाल सकते हैं, जिससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक, इसलिए शहरों और कस्बों में हमारी सरकार को संयंत्रों को अधिक लगवाना चाहिए, अधिक मात्रा में लगवाना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हम लोग को जागरूक होना है और इन सभी चीज़ों को करना है, ताकि जो हम पानी जो गंदा हो रहा है उसे हम लोग स्वच्छ कर पाएँ। ठीक, तो यहाँ तक ये वीडियो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस टॉपिक को भी आप लोग देखना नेक्स्ट वीडियो को अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।